माँ, आज फिर तुमने खाने में दाल रोटी बना दी। कभी तो कुछ अच्छा बनाया करो। अगर कुछ अच्छा खाना है तो खुद कमा। कॉलेज जाकर अमीर लोगों से दोस्ती क्या कर ली, तू तो खुद को अमीर समझने लगी है। आप सबसे कुछ बोलना ही बेकार है। ना इस घर में एक कूलर है और ना ही कभी कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है। गर्मी और अपनी गरीबी से परेशान कविता नाराज होकर खाने से उठकर अपनी दोस्त के घर जाती है। मैंने एसी चला दी है, तुझे गर्मी नहीं लगेगी। अब सोफे पर बैठकर मुझे बता, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं यार, हम गरीबों की किस्मत में परेशानी ही लिखी है। तेरा सही है, तू कितनी अमीर है। तू देखना, एक दिन मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। अब ना गर्मी और ना ही गरीबी बर्दाश्त होती है। कविता, तू ऐसे पैसे वाला नहीं, प्यार करने वाला घर देखना। पैसा तो हाथ का मैल है, पर अगर प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए तो जिंदगी में सब कुछ हासिल हो जाएगा। हाँ, तू तो ऐसा बोलेगी ना, खुद अमीर है और गरीब लड़के से प्यार कर बैठी है। पर देख लेना, उस गरीब विक्रांत से शादी करके तू बहुत पछताएगी। अभी मौका है, उस विक्रांत का साथ छोड़ दे और किसी अमीर घर में शादी कर ले, क्योंकि प्यार से नहीं पैसों से पेट भरता है। गर्मी, भूख और गुस्सा तेरे सर चढ़ चुका है। मैं अभी तेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता, नूडल्स और पनीर टिक्का लेकर आती हूँ। नेहा अच्छा खाना लेकर आती है, जिसे खाने के बाद कविता का गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। ये लड़का कितना गरीब है, मैं गरीब ससुराल में नहीं जाऊंगी। इस लड़की ने तो हमें दुखी कर दिया है। कविता के घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं और बड़ी मुश्किलों से पवन नाम के अमीर लड़के से उसका रिश्ता होता है। बहुत जल्द कविता की शादी पवन से और नेहा की शादी विक्रांत से हो जाती है। भाभी, हमारे घर में तो एसी भी नहीं है। आपको कितना पसीना आ रहा है। मैंने कूलर चला दिया, थोड़ी देर में आपको इस गर्मी से राहत मिल जाएगी। तुम तो इतने बड़े घर से आई हो, पता नहीं खाना बनाना जानती भी हो या नहीं, पर कल तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम सिर्फ हलवा ही बना देना। माँ जी, शादी से पहले मैंने सब बनाना सीख लिया था। इतना बोल नेहा अगले दिन रसोई में जाती है और गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है। तो वहीं अपने अमीर ससुराल में आकर कविता काफी खुश होती है। पवन, एसी बहुत तेज है, थोड़ा कम कर दो, मुझे ठंड लग रही है। यार कविता, मैं काम कर रहा हूँ, रिमोट रखा है, खुद ही एसी बढ़ा लो। कविता खुद रिमोट से कभी एसी तेज करती तो कभी कम करती। कुछ देर में करिश्मा आती है। वैसे भाभी, हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है, पर आज आपकी पहली रसोई है तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। इतना बोल करिश्मा अपनी भाभी को रसोई में ले जाती है और नौकरों से कहती है, आज भाभी की पहली रसोई है तो आप सब मेरी भाभी की मदद करना। भाभी, घर के नौकर सारा खाना बना देंगे, आप बस खड़ी रहना। मेरी शादी कितने बड़े घर में हुई है, मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। यहाँ तक कि पहली रसोई का भी खाना नौकर बना रहे। एक काम करती हूँ, नेहा को फोन करती हूँ, आज उसकी भी उसके गरीब ससुराल में पहली रसोई है। नेहा को अपना अमीर ससुराल दिखाने के लिए कविता उसे वीडियो कॉल करती है, पर वीडियो कॉल उठाते ही नेहा खांसने लगती है। अरे क्या हुआ, तो इतना खांस क्यों रही है? कुछ नहीं यार, मेरी छोटी सी रसोई है और यहाँ चिमनी भी नहीं लगी, सिर्फ एक खिड़की है, तो जोक लगने की वजह से खांसी हो गई। यार तुझे कितना पसीना आ रहा है, तू कितनी अमीर है और ऐसे गरीब घर की बहू बन गई। कहा था मैंने तुझे किसी अमीर लड़के से शादी कर, पर तूने मेरी नहीं सुनी। अब झेल गरीबी। मेरा ससुराल देख, मेरा ससुराल तेरे मायके से भी ज्यादा अमीर है। मेरी पहली रसोई पर यहाँ मेरे घर के नौकर काम कर रहे हैं और हमारी तो रसोई में भी एसी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं रखती हूँ। नेहा फोन रख देती है, तभी वहां काजल आती है और अपनी भाभी को रसोई से बाहर ले जाती है और खुद खाना बनाने लगती है। जहां नेहा को ससुराल में प्यार मिल रहा होता है तो वहीं कोई कविता से बात तक नहीं करता। माँ जी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बहू, और तुम भी खा लो बैठकर। कविता का ससुराल काफी अमीर था, इसलिए कविता कोई काम नहीं करती। समय बीतता है और एक दिन, पवन, आप हमेशा काम में लगे रहते हैं। कल मेरी दोस्त का जन्मदिन है, क्यों ना कल हम सब मेरी दोस्त के घर चले? कविता, मैं तुम्हारी दोस्त की तरह गरीब नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं। कल 2 मीटिंग्स हैं। तुम 1 लाख रुपए माँ से लेकर अपने दोस्त के लिए कुछ गिफ्ट लेकर खुद चली जाना। हाँ बहू, इतनी गर्मी में मैं भी घर से कहीं बाहर नहीं जा सकती। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू के हाथों में 1 लाख रुपए दे देती है। इतने सारे पैसे देख कविता बहुत खुश होती है और ड्राइवर के साथ मार्केट जाकर अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदती है और अगले दिन उससे मिलने अकेले उसके घर जाती है, जहां वो है कि नेहा अपने जन्मदिन पर भी छोटे से बाथरूम में हाथों से सबके कपड़े धो रही है। नेहा, तेरे घर में वॉशिंग मशीन भी नहीं है, इतने छोटे से बाथरूम में तू सबके कपड़े धो रही है। कैसी जिंदगी हो गई है तेरी? इसीलिए कहा था मैंने तुझे, किसी बड़े घर में शादी करके देख। मैं तेरे बर्थडे गिफ्ट में तेरे लिए सोने का हार लेकर आई हूँ।
कविता, तू बस 10 मिनट दे, मैं हाथ धोकर आती हूँ। और रही गरीब परिवार की बात, तो मेरा परिवार बहुत अच्छा है। ये तो मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ और मैं तुमसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। बहू, बाहर बहुत गर्मी है, तुम नींबू पानी पी लो। काजल, जल्दी से कमरे से कूलर बाहर लेकर आ जा। नहीं आंटी जी, आपके घर में तो बहुत गर्मी है, मैं तो बस यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी, अब मैं चलती हूँ। अमीरी का घमंड कविता के सिर पर इतना चढ़ जाता है कि वो अपनी दोस्त से सही से बात भी नहीं करती और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देकर चली जाती है। जिसके बाद नेहा के ससुराल वाले रात को नेहा के लिए अपने हाथों से केक बनाते हैं, घर डेकोरेट करते हैं और साथ में उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाते हैं। मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर तुम्हें मलाई कोफ्ते पसंद है, इसलिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्यार करने वाला इतना अच्छा ससुराल जो मिला। नेहा अपने प्यार करने वाले ससुराल में काफी खुश थी। तो वहीं समय बीतता है और अब कविता को अकेलापन महसूस होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, पवन, हमारी शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए, पर आज तक हम कहीं नहीं गए। कविता, तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। अरे ये सब मैं हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम जो पैसे उड़ाती हो वो मेरी बदौलत उड़ा पाती हो और इसमें भी तुम्हारी शिकायतें खत्म नहीं होती। पवन की बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। माँ जी, पवन जी ऑफिस गए और करिश्मा कॉलेज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। बाबू, ये पकड़ पैसे और ड्राइवर को बोलकर खुद चली जा डॉक्टर के पास, मैं इस गर्मी में बाहर नहीं जा पाऊंगी। हाथों में पैसा और अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर कविता को अपना मायका याद आता है। मेरी बच्ची को कितना तेज बुखार है। रहने दो माँ, अगर तुम्हें इतनी ही मेरी फिक्र होती तो पट्टी ना करके किसी बड़े डॉक्टर से मैं दवाई लेकर आती। यहाँ कोई भी मुझसे बात नहीं करता, इससे तो अच्छा मैं अपने मायके में थी। गरीब थी पर सब साथ तो थे। इतना बोलकर कविता खुद डॉक्टर के पास जाती है और दवाई लेकर आती है। समय गुजरता है तो वहीं एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आते हैं, जिस वजह से शांति काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और पूरा परिवार उसके पास बैठता है। भाभी, मैंने आज कॉलेज की छुट्टी ली है, आप भैया के साथ डॉक्टर के पास जाओ, घर का काम मैं और माँ संभाल लेंगे। विक्रांत कविता की दवाई लेकर आता है और उन्हें पता चलता है कि नेहा गर्भवती है। बहू, तूने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। विक्रांत, तू बाजार से कुछ फ्रूट्स लेकर आ जा और बहू के लिए एक और कूलर लेकर आ। इन सब की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भाभी, आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे में आपका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? नेहा के घर वाले नेहा को सिर आंखों पर रखते हैं, तो वहीं कविता के घर में कोई कविता पर ध्यान नहीं देता और कविता किसी भी चीज के लिए कुछ बोलती तो उसके हाथों में पैसे दे दिए जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊंगा, डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं जाकर करवा लो। मुझे पैसों के साथ आपका प्यार और साथ भी चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे समय में तो तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मुझे खुद हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। यार, तुम इतनी सेंटी क्यों हो जाती हो? पैसे भी तो मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चों के लिए ही कमा रहा हूँ। पवन की बेरुखी देख कविता अकेली हॉस्पिटल जाती है, जहां वो नेहा और विक्रांत को देखती है। विक्रांत, इतने बड़े अस्पताल में लाने की क्या जरूरत थी? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगे? नेहा, मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और रही पैसों की बात तो मैं और मेहनत करूंगा। नेहा और विक्रांत का प्यार देखकर कविता को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। यार, ये विक्रांत कितना गरीब है, तू इसे छोड़कर किसी अमीर से शादी कर ले, इसके साथ खुश नहीं रहेगी। कविता, मैं अमीर हूँ और अमीर होने में वो खुशी नहीं जो खुशी प्यार मिलने से होती है, इसलिए मैं तुझे यही सलाह दूंगी, अमीर ससुराल का भूत निकाल दे अपने सर से। कविता, तुम भी प्रेग्नेंट हो और यहाँ अकेली आई हो क्या? हाँ, सब बिजी थे तो इसीलिए मैं चलती हूँ, डॉक्टर बुला रहे हैं। काश कि मैंने नेहा की बात मान ली होती और अमीर ससुराल ना चुनकर प्यार करने वाला ससुराल चुना होता। नेहा को खुश देख कविता को अपने फैसले पर अफसोस होता है। जहां एक तरफ गरीब नेहा को ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है, तो वहीं कविता अपने ससुराल में प्यार के लिए तरसती रह जाती है। गांव की कुछ औरतें लकड़ियां काट रही होती हैं, तो वहीं कुछ बूढ़ी औरतें उन लकड़ियों को उठाकर आदमियों को दे रही होती हैं और कुछ आदमी बच्चों के साथ मिलकर उन लकड़ियों में कील ठोक रहे होते हैं। तो कुछ गांव की सास बहू मिलकर पेड़ की कटाई करके उनमें दरवाजे की शेप बना रही होती हैं। माँ, 2 दिन से तुम इसी पेड़ में लगी हो, पर अब तक घर नहीं बना।
हाँ दादी, हमें गर्मी लग रही है। अब तो हमारे पास घर भी नहीं, आखिर कब हमारा घर बनकर तैयार होगा। बच्चों, तुम पेड़ की छांव में बैठ जाओ, बस 1-2 दिन में हमारा घर भी तैयार हो जाएगा। आप सब बहुत थक गए होंगे, मैं तालाब से पानी भर कर लाती हूँ। शीतल गांव की कुछ औरतों के साथ मटके में तालाब से पानी लेकर आती है और गांव के सभी लोग जो काम कर रहे थे उन सबको पानी पिलाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव की कुछ सास बहू अपने परिवार के साथ जंगल में पेड़ों की कटाई करके घर बना रही हैं? क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं कहानी में। माया बहन, कितनी गर्मी लग रही है ना। और सुमित्रा आंटी, आप हमारे साथ तालाब जाना बंद कर दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अरे बहू, तुम तो जानती हो मेरी बहू गर्भवती है, अब इतनी गर्मी में मेरी बहू घर संभालेगी कि तालाब से पानी लेकर आएगी। तुम्हें पता है हमारे पास वाले गांव में कितना विकास हो चुका है, अब तो वहाँ मीठे पानी का टैंकर आने लगा है और हमारे गांव में देखो अब तक बिजली तक की व्यवस्था नहीं की है। अरे बहन, अच्छा है जो हमारे गांव में मीठा पानी नहीं आ रहा। मैंने सुना है उस गांव के गरीब लोगों को मीठा पानी नसीब ही नहीं होता, वहाँ पर कुछ बड़े लोग रहते हैं, वो लोग पैसा देते हैं। अगर हमारे गांव में मीठे पानी का टैंकर आने लगा तो हम गरीब कहाँ से पैसा देंगे। हमारे पति दिन के 100-200 रुपए तो दिहाड़ी कमाते हैं, अब उससे घर चलाएं या पानी का टैंकर मंगवाएं। बात करते हुए गांव की सास बहू अपने घर जाती हैं और घर जाते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम। अरे बहू, सूरज डूब चुका है और अब तक तूने चूल्हा नहीं जलाया। लालटेन कहाँ रखा है, कम से कम वो तो जला दे। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, पहले मुझे हाथ पंखा कर दो। राजू बेटा, गर्मी है तो लगेगी। और माँ जी 10 मिनट दीजिए, मैं पहले लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ चूल्हा जलाने के लिए। लकड़ियाँ नहीं है, उपले रखे थे, पता नहीं कैसे गीले हो गए। पता नहीं हम गरीबों के घर कब लाइट आएगी। रात होने को है तो किसी पड़ोसी से लकड़ियाँ मांग कर खाना बना ले आज। आशा के कहने पर दिशा अपने आसपास की औरतों से लकड़ियां मांग कर लाती है और गर्मी में खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं दूसरे घर में एक परिवार गर्मी से परेशान खाना खा रहा होता है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। सच में इस गर्मी में तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। अब गर्मी है तो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर से हमारा कच्चा मिट्टी का घर और जमीन भी तप रही है, बस एक बार बारिश हो जाए। सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका गांव आज भी काफी ज्यादा पिछड़ा था, जहां ना बिजली थी, ना रोड और ना ही पानी की सुविधा। ऐसे ही एक रात सभी अपने घर में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और बिजली कड़कने लगती है। सुनिए जी, देखिए कितनी तेज बिजली कड़क रही है, मुझे तो लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। माया बोल ही रही थी कि तेज आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। अरे बहू, जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। गांव के सभी लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर आंधी तूफान इतना तेज होता है कि न सिर्फ उनके घर के बाहर का सामान बल्कि उनके घर की छत तक उड़ जाती है और कुछ ही देर में सभी गांव वालों का घर तहस नहस हो जाता है। रात में इतनी तेज आंधी तूफान चला कि हमसे हमारा घर भी छिन गया। अब हम सभी गांव वाले कहाँ जाएंगे? माँ, बहुत प्यास लग रही है मुझे और यहाँ काफी धूप भी लग रही है। बेटा, हम सभी गांव वाले बेघर हो चुके हैं, अब तो हमारे पास रहने का ठिकाना हो जाए तो पानी का सोचे। दादी, पता नहीं अब कब तक घर बनेगा, हम तो जा रहे जंगल में तालाब के पास बैठने, वहाँ कम से कम गर्मी तो कम लगेगी। गोलू बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम लोग जंगल ही चलते हैं, कम से कम वहाँ गर्मी तो कम लगेगी। अब पूरा गांव जंगल जाता है और तालाब किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू, गोलू, कितना अच्छा होता ना अगर इस जंगल में हमारा पेड़ का घर होता, तो हमें गांव में न जाना पड़ता और ना ही बार बार यहाँ कर पानी भरना पड़ता। हमारी माँ दादी यहाँ तक की लकड़ी लेने के लिए भी यही आती है। मैं तो कहती हूँ यही घर बना लेते हैं, कम से कम पानी और लकड़ी से छुटकारा तो मिलेगा। बहनों, अम्मा जी, हमारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, घर तो हमें बनाना ही है, तो क्यों ना हम इस पेड़ में ही अपना घर बना लें। इतना बोलकर सभी औरतें अपने काम पर लग जाती हैं। अब कुछ बहुएं लकड़ियां काटती हैं तो कुछ पेड़ की कटाई करती हैं और कुछ औरतें तालाब से पानी लाकर काम करने वालों को पानी पिलाती हैं। साथ में गांव के आदमी इस काम में गांव की औरतों का पूरा साथ देते हैं और एक हफ्ते में सभी गांव वालों का घर बनकर तैयार हो जाता है। नेहा बहू, देखा हमारा पेड़ घर बन गया। अब ना सिर्फ हम गरीब सास बहू बल्कि हमारा पूरा गांव यहीं रहेगा। अब तो घर के बाहर ही तालाब है, पानी की भी चिंता नहीं।
मैं अभी तालाब से पानी और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ खाना बनाने के लिए। आज रात हम सब अपने घर में जो सोने वाले हैं। गांव की सभी सास बहू मिलकर अपने पेड़ घर में जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी आसानी से खाना बनाते हैं। वो लोग पेड़ घर तो बना लेते हैं पर गर्मी से उन्हें अभी राहत नहीं मिलती। माँ, इस घर में भी इतनी गर्मी लग रही कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। माँ, इस लालटेन में कितनी कम रोशनी अंधेरा होने की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही। अब तो बिजली का जुगाड़ कुछ करना ही पड़ेगा। हम सभी गांव की सास बहू ने मिलकर घर तो बना लिया पर अब हमें बिजली नहीं मिल पाई है। अब तो गांव में बिजली लानी ही पड़ेगी। मैं कल ही सभी से बात करके मुखिया के पास जाऊंगी। अगली सुबह होते ही सुमन गांव की सभी बहू और सास को इकट्ठा कर लेती हैं और मुखिया के पास चलने को कहती हैं। कुछ ही देर में सभी औरतें मुखिया के पास जाती हैं पर मुखिया घर पर नहीं होता और वो लोग जब वहां से दोबारा जंगल आने लगते हैं तो बाजार में बड़े बड़े घरों और दुकानों में सोलर पैनल लगा हुआ देखते हैं। बहू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर सभी दुकानदारों ने अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हुए हैं। ये तो हमें पूछकर ही पता चलेगा माँ जी। भाई साहब माफ करना पर क्या आप बता सकते हैं आपने अपनी दुकान के बाहर ये अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हैं? बहन जी, ये शीशे नहीं सोलर पैनल हैं। इससे बिजली उत्पन्न होती है और हमें महीने का बिल भी नहीं भरना पड़ता क्योंकि ये धूप से चार्ज होता है। इसके साथ इसकी बैटरी भी आती है। यहाँ पर ज्यादातर दुकान में सोलर पैनल का काम करते हैं जो बड़े बड़े कोठियों में, दुकानों में, घरों में, फैक्ट्री में यहाँ से बनाकर लगाने के लिए भेजते हैं। सोलर पैनल की सारी जानकारी लेकर गांव की सभी सास बहू आपस में बात करती हैं। मेरे पास एक तरकीब है। इतनी जल्दी हमारे गांव में बिजली आने से रही और अगर सोलर पैनल से बिना बिल आए हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं तो हम बिजली आने का इंतजार ही क्यों करें? क्यों ना हम घर की तरह बिजली का भी जुगाड़ करें। सभी को सुमन की तरकीब काफी पसंद आती है और सभी औरतें अपने गांव जाती हैं और टूटे फूटे घर से शीशे के टुकड़े इकट्ठे करके घर लाती हैं। साथ ही कुछ कबाड़ी से भी शीशा इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहीं गांव की सभी सास मिलकर कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उनसे बहुत ही कम दामों पर तार और एल्यूमिनियम लेकर आती हैं। बाहू, हम ये तार और एल्यूमिनियम लेकर आ गए हैं। चलो शीशे के टुकड़े को एल्यूमिनियम की प्लेट पर चिपकाते हैं। पर बहन, मेन तो बैटरी है। माता जी, हम गांव के मर्द काम करते हैं, भले ही 100 रुपए दिन के कमाई पर कमाते तो हैं, इसलिए हम सब 10-10 रुपए मिलाकर बैटरी लेकर आएंगे। गांव की हम सास बहू मिलकर बिजली बनाने का जुगाड़ कर लेंगे। आप सब काम पर जाइए, पैसे भी बहुत जरूरी हैं। और बहनों, हम सब मार्केट चलते हैं बैटरी लाने और गांव की सभी सासें मिलकर इन प्लेटों पर कांच के टुकड़े चिपकाओ। अब गांव की सभी सास उन प्लेट पर शीशे चिपकाना शुरू कर देती है। साथ में गांव के कुछ आदमी जमीन में गड्ढा करते हैं और एल्यूमिनियम की पाइप को खड़ा कर देते हैं। तो वहीं गांव की सारी बहू पैसे जोड़कर बैटरी लेने जाती है। पूरे 20,000 की बैटरी है, 5,000 में नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, पर अगर हम ये पैनल आपको बनाकर दें तो क्या आप हमें बैटरी दे सकते हैं? आपका फायदा भी हो जाएगा। आपको पैनल बनाने के लिए वर्कर की जरूरत है, हम ये काम अपने घर से करके दे सकते हैं। आदमी को ये सौदा पसंद आ जाता है। अब गांव की बहू बैटरी लेकर जंगल पहुंचती हैं जहां गांव की सभी सास बहू मिलकर सोलर पैनल बनाकर तैयार कर देती हैं और घर में एक एक लाइट और पंखा लेकर आती हैं। और क्योंकि पूरे दिन सोलर पैनल धूप में चार्ज होता है इसलिए रात को उनके घर में लाइट आ जाती है। आखिरकार हम गांव की सास बहू ने मिलकर बिजली बना ली, हमने कर दिखाया। अब हमें अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। ये अब तो हम लोगों को काम भी मिल गया है। हम यहीं बैठकर पैनल बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। इस तरह सभी गांव वालों को तालाब के किनारे रहने के लिए छत और बिजली मिल जाती है।